बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान 22 में। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती है? बच्चों, हमारा शरीर जो है एक अद्भुत मशीन है और इस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण भाग है पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र को आज हम इस वीडियो में इतना आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मात्र हमें आप 15 से 20 मिनट तक का समय दीजिए, आपको पाचन तंत्र जीवन में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले समझिए, पाचन तंत्र में हम लोग क्या करते हैं, पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया? आप सुनिए, जैसे हम लोग रोटी खा रहे हैं, ठीक, रोटी खाने के पश्चात अगर आप देखेंगे कभी आपको उल्टी होता है तो उस समय क्या होता है, भोजन की जैसे रोटी खाए हैं तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, रोटी तो बड़ा कर था लेकिन जो उल्टी के रूप में जो छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा निकला है, इसका मतलब है वो जटिल पदार्थ है और ये सरल पदार्थ है। यानी पेट में जाने के पश्चात रोटी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। लेकिन अगर रोटी जो टुकड़ा बाहर निकला है वो और छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाती है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए यानी घुल जाए, और वो छोटी आंत जो हमारे पेट में आंत होती है, पेट के नीचे वो आंत होती है, वो आंत उन भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, जिसके द्वारा वो ऊर्जा मिलती है। तो आइए आज इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, चित्र के द्वारा माध्यम से समझते हैं इसको कि क्या होता है पाचन तंत्र। ठीक बाबू, ध्यान दीजिएगा। जटिल पदार्थ, तो जटिल पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं जटिल पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो जटिल भोज्य पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद उसको किस में बदलते हैं, सरल पदार्थ में यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ठीक, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और वो कैसी मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, एकदम जल में घुल जाए, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। जैसे अगर उल्टी हुआ था तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसके कण जो है थोड़े बड़े बड़े थे, लेकिन उस कणों को हमें किस में बदलना है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बदल जाए। यानी कि वो पानी में क्या होना चाहिए, घुलनशील, डिसॉल्व होना चाहिए पानी में। ठीक है, उस पदार्थों को। तो ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए सपोज दैट ये रोटी है। ठीक, अब ये रोटी के कणों को हमको किस में बदलना है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में। लेकिन इससे भी छोटा टुकड़ा मतलब घुलनशील, जो पानी में घुल जाए, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक, अब एक ध्यान दीजिएगा कि पाचन तो हम लोग ये परिभाषा समझ लिए, लेकिन इसको बोलचाल में समझते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप कभी नोटिस किए होंगे जब आटा चक्की पे आप आटा ले जाते हैं तो वहां पर एक आटा चक्की का मशीन होता है। उस मशीन में दो प्रोसेस होता है। पहला होता है उसमें एक, जब कभी मशीन को आप ओपन करके देखेंगे कभी, तो उस मशीन में एक होता है पत्थर। वो पत्थर क्या करता है, गेहूं की कड़ों को उसमें बदलता है बारीकी में, छोटे छोटे टुकड़ों, जिसको हम लोग आटा कहते हैं। तो गेहूं क्या है, जटिल पदार्थ है, आटा क्या है, सरल पदार्थ है। लेकिन ये जो जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में कैसे बदला गया है, वो जो मशीन है उसके अंदर वही बदला है। अब इस मशीन के काम कौन कर रहा है, आहार नाल, जो हमारे पेट में आज जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें बदलने के लिए जो चक्की चल रहा है उसको बदलने में कौन हेल्प करता है, उसमें हम लोग अलग से नाते हैं तेल और ग्रीस। तो तेल और ग्रीस का काम कौन करता है, पाचक ग्रंथियां। ठीक बाबू, तो देखते हैं आज डिटेल थोड़ा सा कि आपकी बॉडी में पाचन तंत्र कैसे फिट है। जैसे वहां मशीन में तो हम बता दिए कि दो पत्थर होता है और पत्थर में तेल ग्रीस होता है, जो उसको आटा, गेहूं को आटे के कड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती है। तो क्या मनुष्य के टुकड़े में भी क्या ऐसी चक्की लगी है? तो चलिए देखते हैं, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा। तो आज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चित्र बनाएंगे हम लोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चित्र नहीं बनाने आता है, कहते हैं सर हमें चित्र नहीं आ रहा बनाने। तो आज देखिए, हमारी जैसे जैसे हम चित्र बनाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाइए, आपको भी चित्र बनाने आ जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। ये तो समझ गए आप, जटिल पदार्थों को ग्रहण करके सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा फिगर कि कैसे चित्र बनता है पाचन तंत्र का। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आप इसको थोड़ा मतलब स्लो करके वीडियो देख लीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट बनाते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी बन जाएगी। ये है मुख गुहा, खोखला का जगह होता है। ये है ग्रसनी और ये है ग्रास नली। ये है आमाशय जिसको पेट कहते हैं, जहां पर भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है। और ये है ये है अग्नाशय जिसको अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं। और इसके बाद ये आमाशय जो है किस भाग में खुलती है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ओपन होती है किसमें, एक बड़ी पार्ट में जिसका नाम है बड़ी आंत नाम है। ये यकृत है, लीवर है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये पित्ताशय है, गाल ब्लैडर कहते हैं। और ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको कहते हैं लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक बाबू, तो चलिए इसको नाम लिखते हैं। ये लार ग्रंथि का ही भाग है, इसके 3 भाग होते हैं, इसको आप रख सकते हैं लार ग्रंथि। स्पेशली ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, कर्णपुर ग्रंथि होती है, ये अधोचिया ग्रंथि होती है, अधोहेनु ग्रंथि होती है। ठीक,
बड़ी आता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें। कौन कौन सी आती हैं? लार ग्रंथि, पहला होता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, स्पेस नहीं बचा है। और दूसरा होता है यकृत, जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। और तीसरा होता है पैनक्रियाज, जिसे कहते हैं अग्नाशय। ठीक, पैनक्रियाज यहाँ पर है। अब चलो बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग पाचन के बारे में। देखिए, अभी हम आपको कहानी बताए थे जिसको आपको बताए थे कि आटा चक्की में क्या होता है, गेहूं के जो कड़ होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। ठीक, ऐसे बड़े बड़े कड़ होते हैं। लेकिन जब इसको गेहूं को हम ले जाते हैं, मशीन में लाते हैं, तो किसमें देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में। सेम यही प्रोसेस तो मनुष्य के अंदर होता है। क्या होता है, जब हम लोग रोटी खाते हैं तो उस रोटी को किसमें देते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं और सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे वहां पर गेहूं है वो बदल जा रहा है आटा में, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंतर्गत होती है। वहां पर 2 चीजें हेल्प करती हैं। एक तो होता है पत्थर जो गेहूं के कड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, और एक होता है जो प्रक्रिया चलती है उसको तेल ग्रीस नाते ताकि प्रक्रिया तेजी से चले। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्य के अंदर ये है मशीन जो आप बता रहे थे अभी, जो आपको बता रहे थे हम कि जो पत्थर की तरह कार्य करता है, तो ये है आहार नाल, पत्थर की तरह कार्य करता है। और उसमें जो तेल ग्रीस नाते हैं जो प्रक्रिया को तेज करती है, स्पीड बढ़ाती है, वो है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं बाबू? ये पाचन की प्रक्रिया को तेज करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है ना? अब ध्यान देना, तो ये हो गया 2 भाग में। एक तो हो गया पाचक ग्रंथि और एक हो गया आहार नाल। तो ध्यान दीजिएगा, मानव में पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल और पाचक ग्रंथि द्वारा संपन्न होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल, देखिए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल इस मुख से लेकर के ये अंतिम तक, यानी बड़ी का अंतिम भाग होता है गुदा द्वार, यहां तक फैली होती है। ये पूरा आहार नाल है। जैसे वहां पे पत्थर था, ठीक उसी प्रकार ये आहार नाल होता है। आहार नाल क्या करता है? भोजन को तोड़ती है। पाचक ग्रंथियां क्या करती है? भोजन को तोड़ने में जो प्रक्रिया होती है उसको तेज करती है, यानी स्पीड से बढ़ती है। अगर पाचक ग्रंथियां पर्याप्त रूप में स्रावित होंगी, तो जिसके कारण ये भोजन की प्रक्रिया, जो पचने की प्रक्रिया है, वो बहुत तेजी होगी। मान लीजिए सपोज दैट किसी बच्चे में भोजन के पचने की प्रक्रिया अगर 20 मिनट है, अगर आहार नाल से पाचक ग्रंथियां अगर पर्याप्त रूप में निकलेंगी तो हो सकता है 15 मिनट में भोजन पच जाए। ठीक है, देखिए आहार नाल जो होता है वो कहां से होती है? मुख से लेकर के गुदा द्वार तक। तो इसका पहला भाग हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कि ये आहार नाल जो होता है वो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। ठीक है, गुदा द्वार तक फैली होती है, यानी ये गुदा द्वार क्या होता है? बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक, अब देखिए आहार नाल की जो लंबाई होती है मनुष्य में लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ठीक, यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है लगभग में 8 से 10 मीटर होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। आहार नाल का प्रथम भाग होता है मुख। मुख देखिए यहां पर, मुख आहार नाल का प्रथम भाग है, और ये बाहर की तरफ 2 चल ओठों द्वारा घिरी हुई होती है। मुख आहार नाल का प्रथम भाग होता है और 2 चल मांसल ओठों द्वारा घिरी होती है। और सबसे पहले भोजन का प्रवेश जो होता है वो मुख भाग से ही होता है, इसलिए मुख को भोजन का प्रवेश द्वार कहते हैं। और पाचन की प्रक्रिया मुख भाग से ही प्रारंभ होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे मुख भाग से। अच्छा, कहीं स्टार्ट होती है सुनिए तो देखिए, पाचन का मतलब क्या था कि अगर किसी बड़े पदार्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें किसमें बदल रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं। अब सपोज दैट मानिए, जैसे मान लीजिए कि ये आप कोई रोटी है या कोई पदार्थ खाने वाला चीज है। अब इसके कड़ों का आकार कितना है? इतना साइज है। अगर इसको हम तोड़ दिए तो बताइए, अभी तो इसका आकार देखो ये दोनों बराबर है, तो इसका आकार तो इतना बड़ा है, लेकिन इसको अगर हम तोड़ दिए तो आकार घटा कि नहीं? बिल्कुल घटा। तो क्या पाचन यही हो गया, स्टार्ट हो गया? बिल्कुल, क्योंकि पाचन ही कहता है कि जटिल पदार्थ को ग्रहण करिए और सरल पदार्थ में इसको तोड़िए, तो यही पाचन होता है। तो अभी तो कड़ों का आकार तो इतना बड़ा था, लेकिन अगर कहीं स्टार्ट हो गया इसके, यानी इसकी तुलना में ये सरल है, इसकी तुलना में अगर देखेंगे तो ये सरल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रोटी जो है वो स्टार्ट कहां पर होती है? तो उतना शुरू होती है मुख भाग से, इसलिए मुख भाग को पाचन का प्रथम प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और पाचन की प्रक्रिया भी मुख भाग से ही प्रारंभ होती है। ठीक बाबू, तो देखिए मुख के बारे में आप क्या लिखेंगे? यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है। ठीक, यह प्रथम भाग होता है, और उसके बाद यह भोजन का प्रवेश द्वार कहलाती है, और पाचन की प्रक्रिया मुख भाग से ही प्रारंभ होती है। ठीक, अब दूसरा भाग देखिए, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब क्या होता है? मुख भाग से भोजन को ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर खाली जगह होता है, खोखला जगह होती है, जहां पर भोजन को रख के चबाते हैं। तो कई तरीके से भोजन को चबाया जाता है। इसमें दांत होती है, दांतों की सहायता से भोजन को काटा जाता है, चबाया जाता है, पीसा जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये मुख गुहा क्या होता है? मुख भाग आगे की तरफ एक खोखले भाग में खुलती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मुख गुहा है। मुख गुहा में दांतों की सहायता से भोजन को चबाया जाता है, तोड़ा जाता है, पीसा जाता है। तो मुख गुहा क्या है, यानी बक्कल कैविटी क्या है? यह आहार नाल का दूसरा भाग होता है, और मुख गुहा खोखला जगह होती है, खोखली कैविटी होती है, जहां पर दांतों की सहायता से भोजन को चबाई जाती है, तोड़ी जाती है और पीसी जाती है। दांत के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, तो दांत क्या होता है? ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रसनी क्या होता है, ग्रासनली क्या होता है, आमाशय क्या होता है, आंत क्या होता है। ठीक, तो चलिए थोड़ा दांत के बारे में समझते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं? तो कृतंग दांत होता है, रत्नक दांत होता है, तीसरा होता है अग्र चौड़क दांत होता है, प्रीमोलर कहते हैं, और चौथा होता है चौड़क दांत, इसको अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। इंसिजर, कैनाल, प्रीमोलर और मोलर। तो थोड़ा देखते हैं मनुष्य में दांत कैसे कैसे होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। मनुष्य में दांत तो ऐसे गोलाकार युवाकार का होता है, ऊपरी जबड़े पर और निचली जबड़े पर। लेकिन थोड़ा देखते हैं इसको कि ओपन करके देखते हैं दांत कैसे दिखता है मनुष्य में। तो आप सामने की तरफ दांत अगर देखेंगे तो ऐसे अगर सामने देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 4 दांत दिखाई देगा, ये बाहर की तरफ। यही दांत होता है कृतंग दांत होता है, ये वाला दांत, ये कृतंग दांत होती है। ठीक, और उसी उतनी ही संख्या में निचली जबड़े पर भी दांत होती है। ये 4 दांत हो गया। ठीक, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कौन सी दांत है? कृतंग दांत
दांत है और इसके दाएं और बाएं दोनों साइड पे कौन सी दांत पाई जाती है? रत्नक दांत पाई जाती है। ये ऐसे थोड़ा नुकीला होता है, ठीक, ये थोड़ा सा नुकीला होता है, ऐसे दांत होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद कौन सी दांत है? तो बाबू ये दांत है कौन सी? अग्र चौड़क दांत है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अग्र चौड़क दांत, ये दो दांत होता है बाएं और दो दांत होता है दाएं। जितनी संख्या में ऊपरी जबड़े पर दांत होती है उतनी ही संख्या में निचली जबड़े पर भी दांत होती है। अब उसके बाद चौथा दांत कौन सा है बेटा? तो चौड़क दांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलर दांत कहते हैं। तो बाएं साइड कितना है? 1 2 3, ठीक, निचली जबड़े पर 1 2 और 3, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, उतनी संख्या में निचली जबड़े पर भी दांत रहेगी। अब देखिए ये कंप्लीट टीथ है, यानी कि एक ऊपरी जबड़ा ये, एक निचली जबड़ा ये एकदम कंप्लीट टीथ है। जितनी संख्या में ऊपरी जबड़े पर दांत होती है उतनी ही संख्या में निचली जबड़े पर भी दांत होती है। थोड़ा देखते हैं कि कौन सी दांत होती है और किसका कौन सा कार्य होता है, संरचना कैसे होती है। तो देखिए 1 2 3 4, ये जो चारों दांत आपको दिख रही है कौन सी दांत होती है? कृत्रिम दांत होती है, जो सामने की तरफ दांत होती है, ठीक। तो कितनी संख्या ऊपरी जबड़े पर है बाबू? 4 दांत ऊपरी जबड़े पर है और 4 दांत निचली जबड़े पर है। इस दांत की सहायता से मनुष्य क्या करता है? भोजन को काटता है। जैसे अगर यहाँ पे भोजन रखेंगे तो इस दांत की सहायता से क्या करेगा? मनुष्य भोजन को इससे पहले कट करेगा। तो ये किसमें करती है? फूड कटिंग, यानी भोजन को काटने में, ठीक। तो इसका क्या करता है? क्या होता है इसको? भोजन को काटना, ठीक, भोजन को काटना, यानी भोजन को काटने में सहायता करती है। तो देखिए कृत्रिम दांत की संख्या ऊपरी जबड़े पर 4 और निचली जबड़े पर 4 होती है। इस दांत की सहायता से मानव भोजन को काटता है। रत्नक दांत को देखिए, तो रत्नक दांत की संख्या 1 2 ऊपर होती है और 2 निचली जबड़े पर होती है। 2 दांत ऊपर 2 दांत निचली जबड़े पर। इस दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना, यानी ये भोजन को फाड़ने में मदद करती है। लेकिन सबसे ज्यादा विकसित किस दांत में, किस जंतु में होती है? मांसाहारी जंतुओं में। जैसे शेर में आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि शेर भोजन को काट के नहीं खाता है, शेर भोजन को फाड़ के खाता है। जब फाड़ता है तो किस दांत की सहायता से फाड़ता है? रत्नक दांत की सहायता से फाड़ता है। इसकी संख्या ऊपरी जबड़े पर 2 निचली जबड़े पर 2 होती है। भोजन को फाड़ने में मदद करती है और मांसाहारी जंतुओं में सबसे विकसित होती है, जैसे कि शेर। अब देखिए कौन सी दांत है? अग्र चौड़क दांत है। इसके दाएं और बाएं साइड पे कौन सी दांत होती है? अग्र चौड़क दांत होती है। इसकी संख्या देखिए 2 इधर है और 2 इधर है। तो कितनी संख्या हो गई? 4 ऊपर और 4 नीचे। और इस दांत का क्या कार्य होता है? भोजन को चबाना एवं पीसना, ठीक, भोजन को चबाना एवं पीसना इसका कार्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या बचा है? ये वाला कौन सी है? चौड़क दांत है, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये चौड़क दांत है। चौड़क दांत कौन से हो गया? 1 2 3 1 2 3, इधर भी देखेंगे 1 2 3, मतलब 3 ऊपरी जबड़े पर है और 3 निचली जबड़े पर है। तो इसकी संख्या ऊपरी जबड़े कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऊपरी जबड़े पर और 6 निचली जबड़े पर है। जितनी संख्या में, ध्यान रखिएगा, जितनी संख्या में ऊपरी जबड़े पर दांत होती है उतनी संख्या में निचली जबड़े पर भी दांत होती है। तो इस ऊपरी जबड़े पर कितना हो गया? 6 और निचली जबड़े पर 6 हो गया। इस दांत का भी कार्य क्या होता है? चबाना एवं पीसना। दोनों का कार्य, इन दोनों का कार्य समान होता है। आप समझेंगे सर जी ऐसे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इनका दांत का काम देखिए तो इसकी कौन सी दांत है? कृत्रिम दांत है। कृत्रिम दांत की संख्या ऊपरी जबड़े पर 1 2 3 और 4, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? ऊपरी जबड़े पर 4 और निचली जबड़े पर 4 होती है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को काटना। सबसे पहले जब भोजन प्रवेश करता है तो कृत्रिम दांत की सहायता से भोजन को काटा जाता है। उसके बाद ये दांत है जिसका नाम है रत्नक। रत्नक दांत की संख्या ऊपरी जबड़े पर 2 और निचली जबड़े पर भी 2 होती है। अपर जापे 2, लोअर जापे भी 2। इस दांत का कार्य क्या होता है? भोजन को फाड़ना। और सबसे ज्यादा किसमें विकसित होती है? मांसाहारी जंतुओं में विकसित होती है, जैसे कि शेर में। अब देखिए अग्र चौड़क, अग्र चौड़क ये दांत है। इसकी संख्या 2 इधर है 2 इधर, यानी 4 ऊपरी जबड़े पर होती है 4 निचली जबड़े पर होती है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना एवं पीसना। अब देखिए चौड़क दांत, इसको मोलर कहते हैं। इसकी संख्या 1 2 3 ऊपरी होती है, 3 निचली होती है। 3 ऊपर यहाँ पे दायां है, 3 बायां है, और उतनी संख्या में होती है। तो देखिए 6 ऊपरी जबड़े पर 6 निचली जबड़े पर। इसका कार्य क्या होता है? चबाना एवं पीसना। अब देखिए इनका समझ गए कार्य, आप इसका भी समझ गए, लेकिन इन दोनों का कार्य समान है। तो कैसा समान है? ध्यान दीजिएगा, इस दांत का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? घर पे खाना खाते हैं तब। सॉरी थोड़ा सा कर दिया सर जी ना, चलो ठीक, हाँ रुकल्ला थोड़ा सा यहाँ कॉमेडी सोचिए। देखिए बाबू ये अग्र चौड़क दांत है। अग्र चौड़क की दांत का कार्य क्या होता है? चबाना एवं पीसना। और चौड़क दांत का कार्य क्या होता है? चबाना एवं पीसना। दोनों के दांत का कार्य समान होता है। तो देखिए कौन से दांत का कार्य समान होता है? ध्यान दीजिए, जब भोजन घर पे खाते हैं तो आराम से खाना खाते हैं, इसको काटते हैं, फिर इसको भेजते हैं, इधर चबाते हैं, हम लोग आराम से खाना खाते हैं। लेकिन अगर आप कभी दावत में पहुंच जाइए, शादी में पहुंच जाइए, तो किस दांत का प्रयोग करते हैं? इस दांत का प्रयोग करते हैं। यहाँ से भोजन काटेंगे, इसको भेजेंगे, तुरंत चबाने के बाद भेजो अंदर, भैया अंदर भेजो, ताकि जितने समय में इसको चबाएंगे तब तक 2 पूरी और लपेट देंगे, है कि नहीं? इसीलिए इस दांत का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? कहां पर ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं? दावत में, यानी शादी विवाह में। और इस दांत का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? घर पे, जब आराम से खाना खाना होता है तो इस दांत का प्रयोग करते हैं। लेकिन हालांकि दोनों दांत का कार्य समान होता है, चबाना और पीसना। इन दांतों की सहायता से चबाने के बाद भोजन कहां भेज देता है? आमाशय में, यानी पेट में। ठीक बाबू ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा देखते हैं कि एक फार्मूला बराबर आपसे प्रश्न पूछता है कि दांत का डेंटल फार्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है। तो देखिए, तो दंत सूत्र का मतलब क्या है? जैसे अगर हमारा ये शरीर है, अब इस शरीर को हम ऐसे काट दें, तो काट दे तो आधा भाग तो इधर आएगा, आधा भाग इधर आएगा। तो दांत तो हमारा ऐसे है, मतलब जितना दांत ऊपरी जबड़े पर है उतना दांत निचली जबड़े पर है। तो अगर बीच से काटेंगे तो क्या आधा दांत इधर आएगा दायां साइड, आधा दांत बायां साइड जाएगा। यानी यहां से देखिए, यहां से बाबू, यहां से इसको कट करेंगे तो इतना पार्ट तो इधर आएगा दायां साइड, इतना पार्ट तो जाएगा बायां साइड। तो इधर देखो कौन कौन सा है? ये इंसीजर है, ये कैनाइल है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। तो इंसीजर कितना आ रहा है? 1 और 2, यानी इंसीजर और कैनाइल और प्रीमोलर और कौन से है? मोलर है। ठीक, ये प्रीमोलर और मोलर। तो देखो इंसीजर कितना आ रहा है इधर की तरफ? 1 2, तो संख्या कितना हो गया? 2। और इधर कितना है? 1। कैनाइल कितना संख्या है? 1। प्रीमोलर कितना है? 2। और देखिए मोलर कितना है, मतलब चौड़क दांत कितना है? 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 3। तो अब देखो जितना दांत ऊपरी जबड़े पर है उतनी दांत निचली जबड़े पर भी है। तो ये भी कितना आएगा? 2 1 2 3। तो यहाँ पे भी सेम वही दांत आ रहा है। अब देखिए ये क्या है जो आप बार बार पढ़ते हैं किताब में कि दंत सूत्र कितना होता है? 21 23। 21 23 का मतलब क्या था? जब दांत को हम लोग काटेंगे
करेंगे तो एक जबड़े पर, मतलब जबड़े की जो एक साइड पर कितना दांत होता है, 21 23। अब इसमें ध्यान दीजिएगा 2 से गुणा करेंगे। क्यों 2 से गुणा करेंगे भाई? क्योंकि जितना दांत दाएं साइड होता है उतनी ही दांत बाएं साइड, क्योंकि आपको पहले बताया था कि जितना दांत ऊपरी जबड़े पर उतना दांत निचले जबड़े पर, जब बीच से काटेंगे तो उतना दांत इधर है तो उतना उधर भी होना चाहिए। तो दोनों को बार-बार जोड़ने से 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से जब गुणा करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 4 6, ठीक। इसमें भी कर देंगे तो कितना आएगा? 4 2 4 6। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 6 4 10 10 6 16, यानी कि ऊपरी जबड़े पर कुल टोटल कितने दांत हैं? 16 दांत है, ठीक। अब देखिए बेटा, यहां पर निचले जबड़े पर ऐड करेंगे, इसको भी कितना आ रहा है? 16। तो यानी कि अगर इसको ऐड करिए 16 और 16 कितना हो गया? 32, यानी वयस्क मानव में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होती है, ठीक। जब भी आपसे पूछे वयस्क मानव का दंत सूत्र कितना होता है, आप कहेंगे 21 23, ठीक। और यहां पर अगर टोटल पूछा जाएगा तो आप कितना कहेंगे? 32 दांत होता है। अब थोड़ा देखते हैं बच्चों का दांत कितना होता है। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पर हम लोग समझते हैं थोड़ा बच्चों में कौन सी दांत होते हैं और कौन सी नहीं होती है। देखिए बच्चों में जब दांत होती है तो ये चारों दांत होती हैं, ये भी दांत होती है, लेकिन ये वाला दांत नहीं होती है। यानी कि कौन सी दांत नहीं होती है? अग्र चौड़क दांत बच्चों में नहीं होती है, बच्चों में नहीं होती है। तो इसको दांत को हटा दो भैया, फिर अब बच्चा यहां पर भी हटा दो भैया, इसको दोनों को हटा दो। और उसके बाद बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? जो मोलर है यानी कि चौड़क है, 1 2 3 होती है, लेकिन बच्चों में ये तीसरा वाला नहीं होता है, क्योंकि चौड़क नहीं होता है। तो यहां पर भी इसको हटा दो भैया। तो अब बचा क्या? थोड़ा ऐड करते हैं। देखो एक साइड इसको कट कर दिए, इसको देखो 1 2, तो ये कितना आ गया? इनसे कैनाल दांत कितना गया? 2 आ गया, यानी कृत्रिम दांत की संख्या बच्चों में कितना है? 2 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक। 2 ऊपर 2 नीचे। अब उसके बाद कैनाल देखो तो ये कैनाल कितना है? 1 और 2, ये 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे है। और उसके बाद देखो ये कितना है? 0, कोई दांत ही नहीं है बच्चों में ये दांत, तो ये 0 कर दीजिए इसको। अब इधर देखो ये मोलर मतलब अग्र चौड़क दांत, तो 1 2 1 2, तो यहां पे लिखेंगे 2/2। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, वहां पे कहते जितना दांत इधर है उतना दांत उधर भी है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा टोटल दांत आ जाएगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 0 4, ठीक। 4 2 0 4, इसको ऐड करिए, 6 6 4 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, बच्चों को कितना दांत होगा बाबू? 20 दांत। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क मानव का दंत सूत्र कितना होता है? 21 23 21 23, बच्चों कितना होता है? 21 0 2। कौन सी दांत बच्चों में नहीं होती है? अग्र चौड़क दांत एकदम नहीं होता है। और चौड़क दांत में कौन सी दांत नहीं होती है? थर्ड मोलर, यानी तृतीय चौड़क दांत बच्चों में नहीं होती है। इसलिए देखेंगे बच्चों खाना कैसे खाते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं नॉर्मली इसलिए खाना खाने लगते हैं, लगता है खाना खा रहे हैं, लेकिन बच्चा खाना खाता है 25 साल का मुंह बनाता है, कभी इधर करेगा इधर करेगा इधर करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये भोजन काटता है, काटने के बाद इधर दांत नहीं है, तो यहां पचक जाएगा, फिर आगे भेजेगा, तब ये इसको काटेगा। तो बच्चों में अगर आप दंत सूत्र पूछा जाएगा तो क्या अपना बताएंगे? 21 0/21 0 2, टोटल कितना होता है? 20 दांत होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो हम लोग मुख पढ़ लिए, मुख गुहा पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या पढ़ना है? ग्रसनी। देखिए मुख गुहा में जब भोजन को दांतों की सहायता से चबाते हैं तो जो छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं, तो यहाँ पे लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे सलाइवा का सेक्रेशन होता है, लार का स्राव होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होता है। अब इस सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं जिनका नाम है टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन भोजन को मीठा बनाती है, लेकिन भोजन में हानिकारक जीवाणु होता है तो उसको नष्ट करती है। मतलब क्या? जैसे आप मान लीजिए आप खाना खा रहे थे, ठीक। आप कोई घर पे आपको आ गया, वहां चले गए और उसमें मक्खी बैठी थी, आपने ध्यान दीजिए, आप आए और उस खाना को लेकर रगड़ दिए। जब आप खाना खा गए, मक्खी बैठी थी, उसमें जीवाणु भी थे, तो जब मुख गुहा में हम लोग भोजन को चबाएंगे, जो उसमें गंदगी बैठी थी, मक्खी बैठी थी, तो उस मक्खी में जो जीवाणु थे, उस जीवाणु को नष्ट कौन करेगा? यही जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है उसमें लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया वो नष्ट करती है, जीवाणु को नष्ट करती है। तो इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, संरचना के बारे में थोड़ा डिटेल समझेंगे, किसमें पाचक ग्रंथियों के बारे में समझेंगे, तो उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। देखिए उसके बाद पढ़ते हैं कौन सी भाग? ग्रसनी। तो देखिए मुख गुहा आगे की तरफ ग्रसनी भाग में खुलती है, और ग्रसनी आमाशय का वह भाग होता है जहां पर हवा और भोजन दोनों होते हैं। कैसे? देखो यहाँ मुंह जैसे क्या आएगा बाबू? हवा आएगा। तो पर जो ग्रसनी जो मुख गुहा होती है वो आगे की तरफ किस भाग में खुलती है? ग्रसनी भाग में खुलती है। ग्रसनी भाग वह होती है, आहारनाल का वह भाग है जहां पर हवा और भोजन दोनों मिलती है। मतलब क्या था? देखिए तो यहाँ पर देखिए नोज है, नोज मतलब ना, यहाँ से क्या प्रवेश करेगा? हवा, हवा प्रवेश करेगा, तो यहाँ से तो हवा जाएगा, ऐसे कहां भाग में जाएगा? ग्रसनी भाग में जाएगी। और यहाँ मुख से क्या जाएगा? भोजन। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, थोड़ा अच्छे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ से हवा आ रहा है और यहाँ से भोजन आ रहा है, तो दोनों किस भाग में मिल रही है? ग्रसनी भाग में। यानी ग्रसनी आहारनाल का वो भाग है जहां पर हवा और भोजन दोनों मिलती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आहारनाल के उस भाग का नाम बताइए जहां पर भोजन और हवा दोनों मिलती है, यानी कॉमन डक्ट किसे कहते हैं? एयर और फूड का, भोजन और हवा का, तो आप कहेंगे ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी क्या होता है? हवा और भोजन का सहमार्ग होता है, कॉमन डक्ट होता है, दोनों होती हैं। अब इसको समझते हैं ग्रसनी के बाद यहाँ पर क्या होती है संरचना। तो देखिए थोड़ा सा इसको संरचना डिटेल का, यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे ग्रसनी पढ़े थे, जहां ग्रसनी को क्या कहते हैं? हवा और भोजन का सहमार्ग कहते हैं। थोड़ा इसको डिटेल समझते हैं। यहाँ मुख से क्या आएगा? भोजन, और नाक से क्या आएगा? हवा। तो दोनों किस जगह पर मिलेंगी? ग्रसनी भाग में मिलेंगी। यानी ग्रसनी को हवा और भोजन का सहमार्ग कहते हैं, यानी आहारनाल का वह भाग जहां पर हवा और भोजन दोनों एक जगह पर होती है उसे कहते हैं ग्रसनी। फेरेंस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, कॉमन डक्ट ऑफ एयर एंड फूड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अलग से बना दिखा है, यहाँ से एक संरचना होती है, आपको डिटेल समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। देखिए थोड़ा इसको, तो यहाँ पे जब भोजन आया, ठीक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या चीज आया? 2 चीजें आई है। कौन कौन सी? भोजन, फिर उसके बाद क्या है? प्लस भोजन के साथ क्या है? हवा। ठीक, तो भोजन और हवा दोनों चीजें यहाँ पर आई है, एयर और फूड दोनों। तो ग्रसनी भाग में क्या है? एयर और फूड दोनों है। अब देखिए जब ग्रसनी भाग से हवा और भोजन दोनों यहाँ पर प्रवेश करेगी, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब प्रवेश करेगी तो ये भोजन जो होता है वो कहाँ चली जाएगी? ग्रास नली में। ग्रास नली में केवल क्या प्रवेश करता है? भोजन, केवल भोजन। ध्यान देखिएगा, ओनली फूड, केवल भोजन। और श्वास नली में केवल हवा, ठीक, केवल हवा। अच्छा, ये दोनों को अलग अलग कौन करेंगे? जैसे आप देखोगे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? एक तरफ ऐसे करेगा, इधर भेजेगा तो इधर लोग को रोके रहता है, फिर इधर भेजेगा तो इधर लोग को रोकेगा। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में भी होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसे करता है, देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? घाटी ढापन होती है। और देखो यहाँ पर जो ग्रसनी है, ग्रसनी भाग में यहाँ पर क्या है? घाटी ढापन है। घाटी ढापन क्या होता है? उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि बाबू अंग्रेजी में कहते हैं कार्टिलेज। अच्छा देखो उपास्थि क्या है? ये देखो हड्डी है, ये हड्डी है, और ये क्या है? उपास्थि है। टिप ऑफ नोज क्या है? उपास्थि है। उपास्थि मतलब क्या होता है? लचीला। देखने में लगेगा हड्डी, लेकिन उसी का एक क्या है? जुड़ा भाई आप कर सकते हैं, ये उपास्थि होता है, लचीला
होता है। अब यहाँ पर उपास्थि है, उपास्थि क्या करेगा, हवा और भोजन दोनों एक ही पर था, दोनों एक ही जगह पर हवा और भोजन दोनों था, इन दोनों को अलग अलग करेगी, मतलब हवा को अलग और भोजन को अलग। हवा को कहां भेजेगी, ग्रास नली में, ओसोफेगस में, सॉरी भोजन को कहां भेजा जाएगा, ग्रास नली में, ओसोफेगस में, और हवा को कहां भेजा जाएगा, श्वास नली में, ट्रेकिया में भेजा जाएगा। ठीक, कौन भेजेगा, घाटी ढापन। कैसे भेजेगा, देखो जब अगर हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उस समय ये घाटी ढापन को ऐसे ढक देगा। घाटी ढापन क्या करेगा, श्वास नली को ऐसे ढका रहेगा, और भोजन कहां चला जाएगा, अमाशय में, यानी पेट में चला जाएगा। भोजन यहां चला जाएगा पेट में, ग्रास नली से होकर चला जाएगा पेट में। लेकिन देखो अभी हम खाना नहीं खा रहे, अभी हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो फेफड़े से हवा निकल रही होगी, तो यहाँ पर क्या होता है, धक्का पड़ता है, इसलिए धक्का पड़ेगा तो क्या करेगा, ओपन हो जाएगी। अभी देखो हम बोल रहे हैं तो हमारा घाटी ढापन किसको ढका होगा, ग्रास नली को कि श्वास नली को, तो आपका आंसर आएगा श्वास ग्रास नली को। क्यों, क्योंकि हम तो खाना खा ही नहीं रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं तो यहाँ से हवा आ रही होगी और यहाँ जा रही होगी, तभी तो हम बोल रहे हैं। यानी इस समय बोलते समय घाटी ढापन किसको ढकती है, ग्रास नली को, और खाना खाते समय किसको घाटी ढापन ढकती है, श्वास नली को। यहाँ तक यहाँ पर ढक देगा भोजन को, यहाँ पर ढक देगा घाटी ढापन, ताकि भोजन की एक भी कण फेफड़े में न जा पाए। क्योंकि अगर मान लीजिए इनकेस अगर मान लीजिए अगर कोई कवर नहीं करती है और कहां चला जाता है भोजन, फेफड़ा में, तो अगर फेफड़ा में भोजन का एक भी चावल का टुकड़ा या रोटी टुकड़ा या भोजन का कोई भी टुकड़ा अगर चला जाता है तो इसमें कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं होती है, इसको भोजन को पचाएंगी नहीं, और ये आ जाएगा फेफड़ा में से पड़ा रहेगा, और इसमें सड़न पैदा होगी और आपका लंग्स जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगा, इसमें रोग उत्पन्न हो जाएगी, सड़ने लगेगा भोजन। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करती है कौन, घाटी ढापन। घाटी ढापन क्या करती है, हवा को भेज देती है श्वास नली में, भोजन को भेज देती है ग्रास नली में। अब देखिए एक समय पे ये कंफ्यूज होती है, कब कंफ्यूज होती है, जैसे अगर सपोज मान लीजिए हम ऐसे पानी पी रहे हैं, जब हम इसको पानी पी रहे हैं तो अगर पानी पी रहे हैं तो पानी क्या है, एक प्रकार का भोजन का कण है, तो जब भोजन का कण है तो घाटी ढापन क्या करेगा, इसको श्वास नली को ढक देगा, कहेगा भाई भोजन है तो इसको भेज दीजिए आमाशय में। तो जब आमाशय में भेज रहा था, हम इसे पानी पी रहे थे और मान लीजिए हम हंस दिए, जब हम हंस देंगे तो यहाँ फेफड़ा से हवा निकलेगी, और जब फेफड़ा से हवा निकलेगी तो ये घाटी ढापन पर ऐसे दबाव पड़ेगा, धक्का पड़ेगा, जब ऐसे घाटी ढापन ऐसे धक्का पड़ गया, ऐसे खुल गया। जब घाटी ढापन ऐसे खुल जाएगा तो बताइए यहाँ से तो हवा जा रहा है और ऊपर से क्या आ रहा था, पानी। जब पानी आ रहा था, पानी को जाने के लिए अब दो रास्ता मिल गया, एक तो मिल गया ग्रास नली, एक क्या मिल गया, श्वास नली, दोनों रास्ते मिल गए। तो जब ये ग्रास नली में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर श्वास नली में यानी फेफड़े में अगर पानी गया तो इसमें कोई भी पाचक एंजाइम यानी कोई भी अवशोषित नहीं हो सकता, पानी पच नहीं सकता है, ये पानी स्टोर होगा। तो ये तुरंत सिग्नल देगा किसको, मस्तिष्क को यानी ब्रेन को। जब ये ब्रेन को सिग्नल देगा तो ब्रेन क्या करेगा इसको, कि भाई इसको ध्यान सुनो, इसको क्या करेगा, इसको मैसेज देगा फेफड़े को कि जितनी भी एयर है, जितनी भी हवा है, सब इसको प्रेशर के साथ जनरेट करो, और जितनी भी हवा के साथ एकदम तेजी से हवा जनरेट करेगा, और यहाँ से हवा बहुत तेजी से निकलेगी, जो पानी ऊपर नीचे से आ रहा था, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से हवा पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा, और जब ऊपर की तरफ भागेगा, मान लीजिए यहाँ से, तो दो तरीके से निकलेगा, एक तो मुख से निकलेगा, एक तो नोज से निकलेगा। उसी को हम लोग कहते हैं कि देखिए नाथन चढ़ गया, हमको पानी पी रहे थे, हमको नाथन चढ़ गया, और तेज से खांसी आने लगती है। क्यों, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर पानी का अंश बचा है तो फेफड़ा सिकुड़ता है और हाई प्रेशर के साथ उसको पानी को बाहर निकालती है, तो वही मुख के द्वारा और नोज के द्वारा, नाक के द्वारा, दोनों के द्वारा ये पानी निकलने लगती है बाहर की तरफ, और घाटी ढापन इसको क्या करता है, फिर मेंटेन कर लेती है। यानी बालक क्या करता है इसमें, ये घाटी ढापन हमेशा प्रोटेक्ट करता है कि जो भी खाना के मतलब भोजन के कुछ भी अणु हैं उसको कहां भेजना है, आमाशय में भेजना है, कभी भी फेफड़े में भेजना। फेफड़े का बस एक ही काम है क्या, हवा को लेना, और हवा दे देगा फिर ब्लड को। ठीक, फेफड़े में एक चीज हम लोग और कंफ्यूज करते हैं, जब सिगरेट या अल्कोहल, जब इसे कुछ तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब उसमें धुआं में क्या होता है, निकोटीन के कण होते हैं, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कब, फेफड़े वाले चैप्टर में, इसी जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फेफड़ा, तो वहां पर आपको डिटेल बताएंगे इसमें। अब देखिए आमाशय, अभी भोजन कहां चला गया है, ग्रास नली में चली गई है। ठीक है, तो थोड़ा ये फिगर सही नहीं हो गया, हम इसको थोड़ा सा बार और बना देते हैं, इसको आपको और अच्छे समझाते हैं। देखिए के बारे में, ग्रसनी आहार नाल का वो भाग होता है जिसमें केवल भोजन प्रवेश करती है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग अभी क्या पढ़े थे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी आहार नाल का वो भाग होता है जहां पर हवा और भोजन दोनों होती है। और ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली आहार नाल का वो भाग होता है जिसमें केवल भोजन प्रवेश करती है, और अलग अलग कौन करती है, घाटी ढापन। ठीक, अब देखिएगा ग्रास नली में जब भोजन यहाँ पर प्रवेश करती है, भोजन सबसे पहले आएगी, तो ये जो फूड है यानी भोजन है, तो ये भोजन किस गति द्वारा नीचे की तरफ आएगी। देखिए अगर कोई भी वस्तु को, जैसे अगर ये वस्तु है, इसको हम नीचे छोड़ेंगे तो ये बहुत तेजी से नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। तो क्या अगर हम लोग खाना अगर कैसे खाए, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला, कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट रसगुल्ला खा जाते हैं, तो अगर मान लीजिए रसगुल्ला अगर हम इसे खाएं और क्या वो ऊपर से अगर आ रहा है तो नीचे की तरफ तेजी से आना चाहिए। अगर तेजी से आया, अगर कोई बच्चा अगर रसगुल्ला खा रहा है और नीचे तेजी से आया तो उसको एक खाने बाद उसको कहना चाहिए पेट तो खराब हो गया मेरा, ये तो पेट में दर्द से गिर गया, मेरा पेट दर्द करने लगा। लेकिन क्या ऐसे होता है, नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो भोजन प्रवेश करती है ग्रास नली में आती है वो बहुत ही क्रम से आती है, धीरे धीरे आती है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे भोजन आ गया तो इसकी जो ग्रास नली की दीवार होती है वो संकुचित हो जाती है और भोजन को पकड़ लेंगी, फिर उसके बाद थोड़ा छोड़ेंगी, भोजन यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको पकड़ लेंगी, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ लेगा आगे की तरफ, फिर छोड़ेगी, फिर पकड़ लेगी। इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है उसको ऐसे प्रवेश किए, फिर सिकुड़ लिए, फिर प्रवेश किए, फिर सिकुड़ लिया, फिर गया आगे, फिर सिकुड़ गया, ऐसे। तो जैसे यहाँ पर भोजन आ गया, फिर ग्रास नली की दीवार इसको सिकुड़ लिया, सिकुड़ने के बाद फिर आगे की तरफ थोड़ा सा संकुच प्रसार कर दिया, भोजन नीचे की तरफ गिरा, फिर संकुचित कर लिया। तो ये भोजन किस गति द्वारा आता है, क्रमाकुंचन गति द्वारा आता है, धीरे धीरे क्रम से आता है। यही देखेंगे आप, जस्ट उल्टी जब होता है तो ये आमाशय से जब भोजन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये ग्रास नली पहुंचती है, तो इसमें उल्टी जब आता है वो धीरे धीरे आता है, घिस जाता है, फिर वो धाक से बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। यानी जब मुख गुहा पहुंचता है तब बाहर आता है, लेकिन उससे पहले क्या आता है, धीरे 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 उल्टी क्या होता है, ये चढ़ता है। जो अनपच भोजन आता है वो चढ़ता है कहां पर, ग्रास नली में, और उसके बाद मुख गुहा में
होता है तो उसको हम लोग बाहर उधर देते हैं। लेकिन ये जो भोजन होता है, जिस गति से भोजन आमाशय में प्रवेश करती है उसी गति से ऊपर उल्टी के समय भी निकलता है। तो ग्रास नली में भोजन केवल भोजन होता है और किस गति द्वारा आमाशय में प्रवेश करती है? क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट द्वारा ये आमाशय में प्रवेश करती है। अब पढ़ते हैं हम लोग आमाशय के बारे में। देखिएगा, ग्रास नली नीचे की तरफ एक जे आकार की, देखिए कैसा आकार है इसका, अंग्रेजी का जे आकार है। तो ग्रास नली नीचे की तरफ एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में, एक थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के निम्न भाग होते हैं, जैसे पहला क्या है? कार्डियक। ठीक, कौन सा भाग होता है? कार्डियक भाग होता है पहला। और दूसरा भाग क्या होता है? फंडस। और यहां पर होता है पाइलोरिक, इसे कहते हैं पाइलोरिक भाग कहते हैं। और यहां जो बचा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं शेषाग्र। ठीक, इसको अंग्रेजी में देखिए क्या कहते हैं? इसे कहेंगे कार्डियक, इसे कहेंगे फंडस, इसे कहेंगे पाइलोरिक, इसे कहेंगे बॉडी रीजन, शेषाग्र कहते हैं। देखिए कार्डियक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, ग्रास नली नीचे की तरफ एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के निम्न भाग है जिसमें पहला भाग है कार्डियक आमाशय का प्रथम भाग होती है और ये भोजन का प्रवेश द्वार भी होती है। ये सबसे पहला भाग है। और ग्रास नली जब भोजन प्रवेश करेगी तो सबसे पहले किस भाग में प्रवेश करेगी? कार्डियक भाग में। यहाँ पर ये कार्डियक भाग है ये सब, तो कार्डियक भाग में सबसे पहले भोजन प्रवेश करती है। और फंडस आमाशय का द्वितीय भाग होता है, दूसरा भाग होता है। और ये कैसा होता है? थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। देखिए यहाँ पर इसे उभरा, तो इसे कौन सा भाग है? फंडस भाग है। और देखिए पाइलोरिक आमाशय का सबसे सकरा हुआ भाग होता है जो आगे की तरफ आंत में खुलती है, छोटी आंत में खुलती है। ठीक है, अब देखिए शेषाग्र आमाशय के बचे हुए अतिरिक्त भाग क्या कहलाते हैं? शेषाग्र कहलाते हैं। अब जैसे जो व्यक्ति, जैसे कि हम पतले हैं तो हमारा शेषाग्र कम होगा, कुछ लोग मोटे होते हैं तो शेषाग्र ज्यादा होगा। यानी जैसे व्यक्ति वैसा शेषाग्र। अगर व्यक्ति मोटा है तो ये शेषाग्र से बढ़ जाएगा, अगर व्यक्ति पतला है तो शेषाग्र कम रहेगा। तो आमाशय का पहला भाग कार्डियक जहां पे भोजन प्रवेश करती है, फंडस आमाशय का दूसरा भाग जहां ये थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, पाइलोरिक आमाशय का अंतिम भाग और ये सक्रिय होती है जो छोटी आंत में खुलती है। और ये आमाशय का अतिरिक्त भाग को शेषाग्र करते हैं। डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, अगर व्यक्ति मोटा है तो शेषाग्र ज्यादा, अगर व्यक्ति पतला है जैसा है तो शेषाग्र भाई कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आमाशय की अगर दीवार की बात करें बाबू, यहाँ पर देखिए आमाशय के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए आमाशय में ग्रंथि होता है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। यही बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। देखिए ये आमाशय की कोशिकाएं हैं। ठीक, ये आमाशय क्या हो गया? सेल्स हो गया, स्टमक सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं में कुछ विशेष सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, या कहते हैं उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। जैसे अगर सपोज दैट मानिए ये हो गया जठर ग्रंथि। ठीक, ये जठर ग्रंथि हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये आमाशय, देखो ये आमाशय है, ये पेट हो गया। तो क्या होता है? जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। तो ये थैला हो गया। अब इसके अंदर भोजन को पचाना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, भोजन इसके अंदर गिर गया ऐसे, तो इस भोजन को यहाँ आमाशय की कोशिकाओं में ग्रंथि है, यहाँ से जठर रस निकलेगी और भोजन को यहाँ पे पचाएगी, इसको बाहर डाइजेस्ट करेगी। तो जैसे यहाँ पर ये ग्रंथि है, इसका नाम है जठर ग्रंथि। यहाँ से जठर ग्रंथि जठर रस निकलेगी और यहाँ पर भोजन जब आएगा तो उसको पचाएगी। कैसे पचाती है थोड़ा देखते हैं। तो देखिए ये कौन सी ग्रंथि है? जठर ग्रंथि है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? जठर रस स्रावित होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम का नाम पहले लिख लेते हैं। पहला एंजाइम का नाम क्या है? HCl, एक अम्ल होता है जिसका नाम है HCl है। दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। ठीक, तीसरा एंजाइम जिसका है इसका नाम है पेप्सिन। ठीक, और लास्ट एंजाइम है जिसका नाम है जठर लाइपेज। ठीक बाबू, अब देखो जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आमाशय में भोजन प्रवेश किया, ये देखिए आमाशय में यहाँ पर भोजन प्रवेश कर गया। अब जब आमाशय में भोजन प्रवेश करेगा तो यहाँ से जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगी, इसके ऊपर छिड़काव करेगी तो ये पूरे भोजन को मिक्स कर लेती है। जो जठर रस निकलेगी भोजन को मिक्स कर लेगी। अब जब मिक्स करेगी तो इसमें क्या होते हैं? जठर रस में एंजाइम होते हैं। कौन से? पहले देखिए अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य समझते हैं। देखिए जब यहाँ पर भोजन प्रवेश करेगी, जब यहाँ पर आमाशय में प्रवेश करेगी तो इसमें जठर ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, उसमें सबसे पहला होगा HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल की उपस्थिति में जब भोजन में ये भोजन को मिक्स करती है अम्ल, तो जो भी हानिकारक जीवाणु होती हैं सबसे पहले उन जीवाणुओं को नष्ट की जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई दूषित भोजन खा गए जिसमें बैक्टीरिया जीवाणु है, तो भोजन पेट में जब जाएगा तो सबसे पहले उस जीवाणु को नष्ट किया जाएगा। सबसे अच्छा भोजन बनाया जाएगा, उसको साफ भोजन बनाया जाएगा, जीवाणु को नष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद HCl क्या करता है? भोजन को, जीवाणुओं को नष्ट करती है। उसके बाद क्या करते हैं? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। अगर भोजन को अम्लीय माध्यम मिलेगा तो भोजन सड़ेगा नहीं, यानी काफी देर तक वो बचा रहेगा, वो सड़ेगा नहीं भोजन। और उसके बाद ये क्या करती है? देखिए HCl जो काम करती है लगभग कितना काम करती है? 1.5 से या फिर 2.5 pH मान पर ये काम करती है। तो HCl कितने काम है? देखिए पहला काम क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा काम है भोजन को सड़ने से बचाना। तीसरा काम क्या है? जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। उसके बाद क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, भोजन को सड़ने से बचाना। अब देखिए जो बच्चे खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, खाना खाते तुरंत पानी पीते हैं, तो जब अगर खाना यहाँ पर आ गया और यहाँ से जठर रस निकल रहा था, उसमें HCl है, भोजन को अम्लीय माध्यम कर रही थी और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर रही थी, पानी पी लिया, पूरा खाना धुल गया। जब खाना धुल गया तो ये अम्ल जो है वो नीचे की तरफ चला गया, यानी अम्ल में अब जो भोजन है उसमें कोई अम्ल नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, तो भोजन अब पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए बार बार कच्ची ढेकार आता है। ये सबसे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो ये अम्ल जो होता है वो धुल जाती है और जो भी भोजन में हानिकारक जीवाणु होते हैं कुछ भी नष्ट नहीं हो पाता है, जिससे आप बीमार हो जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा बाबू, खाना खाने के बाद आप लगभग 25 से 30 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए, तो ये भोजन जो है वो तब तक ये HCl जो है वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर चुका होगा और भोजन को अम्लीय माध्यम इसको मिक्स कर देगा, भोजन को अम्लीय माध्यम मिल जाएगा और जिससे भोजन सड़ेगा नहीं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है बाबू? ध्यान सुनो।
पहले इसका नाम ध्यान दीजिएगा कि जो रेनिन होता है वो केवल बच्चों में निकलती है, केवल बच्चों में, ये ध्यान दीजिएगा, केवल बच्चों में, ओनली चाइल्ड में होता है। और ये करता क्या है, बच्चे अगर दूध पीते हैं तो दूध में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होती है, रेनिन के द्वारा होती है। तो रेनिन का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। लेकिन रेनिन एंजाइम किसमें निकलती है, केवल बच्चों में। दूसरा देखिए पेप्सिन, अगर मान लीजिए छोटा बच्चा है तो उसमें दूध का पाचन कौन कर रही है, रेनिन। लेकिन अगर जैसे अगर बड़े बच्चे हैं अगर वो दूध पीते हैं तो उसमें पाचन कौन करेगी, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, वयस्क मानव में क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है बाबू, प्रोटीन का पाचन करती है। तो बच्चों में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन, लेकिन वयस्क मानव में प्रोटीन का पाचन कौन करती है, पेप्सिन, ठीक है। अब देखिए अगला एंजाइम है जिसका नाम है जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या करता है, वसा के बड़े खंडों को, अगर बड़ा है तो उसको छोटा टुकड़ा में तोड़ देगा और उसका डाइजेशन आगे की तरफ होगा, जो हम पढ़ेंगे अभी अग्नाशय कर देता है। उसको थोड़ा डिटेल और आगे पढ़ते हैं। देखिए एक बार थोड़ा फिर शुरू से देख लेते हैं, जैसे अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कहते हैं ग्रास वाली नीचे की तरफ जी आकार की थैलीनुमा संरचना खुलती है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के निम्न भाग होते हैं जिसमें पहला भाग है कार्डियक। कार्डियक आमाशय का प्रथम भाग होता है और ये भोजन का प्रवेश द्वार होता है। फंडस आमाशय का द्वितीय भाग होता है और ये उभरा हुआ होता है। पाइलोरिक आमाशय का अंतिम भाग होता है और जो पतली सक्रिय नलिका के रूप में छोटी आंत में खुलती है। शेषाग्र आमाशय के बच्चे के अतिरिक्त भाग को शेषाग्र कहते हैं, ठीक। आमाशय की कोशिकाओं में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में एचसीएल होता है, रेनिन होती है, पेप्सिन होती है, जठर लाइपेज होती है। एचसीएल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है और भोजन को सड़ने से बचाती है। और ध्यान दीजिएगा रेनिन, रेनिन केवल बच्चों के आमाशय से स्रावित होने वाला एक एंजाइम है जो बच्चों में प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन वयस्क मानव के जठर रस से स्रावित होने वाला या जठर रस में मिश्रित एक एंजाइम है जो वयस्क मानव में प्रोटीन का पाचन करती है। जठर लाइपेज वसा के बड़े मलकुस को छोटे मलकुस में परिवर्तित करती है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग आमाशय के बारे में पढ़ चुके हैं। भोजन हम कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, आंत, क्योंकि यहाँ पर आंत है, ये आंत है, छोटी आंत है, फिर उसके बाद ये बड़ी आंत है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आंत के बारे में सोचते हैं, थोड़ा फिगर इसको बना देते हैं। के बारे में पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ना है, आंत के बारे में पढ़ना है। तो आमाशय का जो पाइलोरिक भाग था नीचे की तरफ किस भाग में खुलती है, ग्रहणी भाग में खुलती है। ये ग्रहणी किसका हिस्सा होता है, आंत का हिस्सा होता है। तो देखिए आंत यहाँ पे लिखा है स्मॉल, इसको कहते हैं इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को। आंत के कितने भाग होते हैं, दो भाग होती हैं, पहला होता है छोटी आंत, दूसरा होता है बड़ी आंत। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये आमाशय हो गया, आमाशय के बाद ये कौन सी आंत है, छोटी आंत है। अब छोटी आंत के बाद ये कौन सी बढ़िया है, इसको कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं। तो देखिए छोटी आंत के जो होते हैं वो तीन भाग होते हैं। पहले देखते हैं छोटी आंत की लंबाई, तो यहाँ से छोटी आंत होती है, यहाँ से और कहाँ तक होती है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है लगभग 6.5 से 6.7 मीटर होती है। और छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है यहाँ से यहाँ तक उसको कहते हैं ग्रहणी, यहाँ भाग को कहते हैं मध्यांत और यहाँ जो भाग होता है उसे कहते हैं शेषांत्र। देखिए हमने इसको अलग से निकाल दिया है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रहणी, तो ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग होता है और ग्रहणी देखिए यही हिस्सा है, ये वाला। और ग्रहणी का आकार देखिए तो कैसा है, सी के आकार का। तो ग्रहणी के बारे में 3-4 पॉइंट है। जैसे पहला देखिए ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का प्रथम भाग होती है। ग्रहणी का आकार सी अथवा यू के आकार का होती है। और ग्रहणी जो होता है उसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक। ये जो लंबाई है ग्रहणी की वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रहणी में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी में पित्त नलिकाएं और अग्नाशय नलिकाएं मिलती हैं। यानी ये जो ग्रहणी भाग है इसमें पित्त नलिकाएं, पित्ताशय से पित्त नलिकाएं आती हैं और अग्नाशय से अग्नाशय नलिकाएं आती हैं। यानी जो पित्त रस निकलेगा वो पित्त नलिकाओं द्वारा ग्रहणी भाग में आएगी और अग्नाशय से जो एंजाइम और हार्मोन्स निकलेगा वो आएगा ग्रहणी भाग में आएगी। तो देखिए ग्रहणी बारे में, ग्रहणी छोटी आंत का प्रथम भाग होती है। ग्रहणी की लंबाई सी अथवा यू आकार की होती है। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ग्रहणी में पित्त नलिकाएं एवं अग्नाशय नलिकाएं मिलती हैं। और ग्रहणी भाग में ग्रंथि होती है, इसका नाम है ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां, जिनसे श्लेष्म का स्रावण होता है, यानी कि म्यूकस का स्रावण होता है, ठीक है, श्लेष्म का स्रावण होता है। देखिए मध्यांत, ग्रहणी के दूसरे भाग को, यानी ये वाला जो भाग इसे कहते हैं मध्यांत कहते हैं। ग्रहणी के द्वितीय भाग को मध्यांत कहते हैं। मध्यांत की लंबाई लगभग 2.4 मीटर होती है और मध्यांत भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। इससे उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसे उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं और अंग्रेजी में विलाई कहते हैं। रसांकुर का कार्य क्या होता है, भोजन को अवशोषित करना। यानी जो आमाशय में भोजन पचा था, डाइजेस्ट हुआ था, छोटा टुकड़ा टूटा था, इस भोजन को, पचे हुए भोजन को यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर इसको भोजन को अवशोषित की जाएगी। जो अच्छे पदार्थ रहेंगे, भोज्य पदार्थ रहेंगे, उसको अवशोषित कर दिया जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है उनको छोटी आंत के माध्यम से इसको भेज दिया जाएगा, बड़ी आंत में भेज दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाएगा छोटी आंत में। देखो तो छोटी आंत में के मध्यांत जो भाग होता है वो द्वितीय भाग होता है छोटी आंत का और मध्यांत की लंबाई 2.4 मीटर होती है और मध्यांत भाग में रसांकुर पाए जाते हैं, जिससे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं विलाई कहते हैं, जो भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। अंतिम भाग होता है शेषांत्र। शेषांत्र छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जिसकी लंबाई 3.4 मीटर होती है। रसांकुर भाग में, सॉरी, शेषांत्र भाग में रसांकुर की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है, यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है और ये भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। तो सबसे अधिक मात्रा में भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, शेषांत्र भाग में होता है, ठीक है। तो देखिए छोटी आंत का अगर पूछा जाए ओवरऑल की छोटी आंत का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या होता है, तो कहेंगे भोजन को अवशोषण करना, ठीक है, भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। देखिए तो छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा है, शेषांत्र भाग है। तो छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत्र। अब ग्रहणी भाग, सॉरी, छोटी आंत का शेषांत्र भाग किस भाग में खुलती है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का पहला भाग है जिसको कहते हैं सीकम। देखिए बड़ी आंत जो होता है उसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं जिन्हें सीकम, कालोन और मलाशय कहते हैं। देखिए सीकम यहाँ पर है और ये जो कालोन भाग है वो यहाँ पर है, ऐसे है, कालोन भाग है और मलाशय भाग यहाँ पर होता है, ये है मलाशय, ठीक। देखिए सीकम भाग और शेषांत्र भाग के मिलने से एक उंगलीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे कृमि रूप परिशिष्टिका कहते हैं और इसको अंग्रेजी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। कृमि रूप परिशिष्टिका शाकाहारी जंतुओं में सक्रिय होती है जो सेलुलोज का पाचन करती है। यानी शाकाहारी जंतु अगर घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, टहनियों को खाते हैं, तो उनकी कोशिका भित्ति बने
होती है सेलुलोज की, और वो जो गाय होती है वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं। लेकिन ये कृमि रूप परिशिष्ट का मानव जैसे हम लोगों में कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। यानी अगर हम लोग पेड़ पौधों की शाखाओं खाएं तो हम लोगों में डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये निष्क्रिय होती है। तो मानव में ये निष्क्रिय है, परंतु शाकाहारी जंतुओं में सक्रिय है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का आकार कभी कभी बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स रोग। इसका इलाज होता है ऑपरेशन ही इलाज होता है, इसका बढ़िया इलाज होता है। ऑपरेशन दवा से ठीक नहीं हो सकता जल्दी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन सी भाग है? सीकम। तो सीकम छोटी आंत बड़ी आंत का प्रथम भाग होती है और इस भाग में जल का अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। फिर उसके बाद कौन सी भाग है बाबू? कालोन। तो कालोन भाग देखिए बड़ी आंत का सबसे बड़ी भाग कहलाती है, सबसे बड़ा जो भाग है वो बड़ी आंत का यही कालोन भाग है। और इसकी आकार कैसा है? देखिए यू तो ऐसे लिखा था, लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए। तो कालोन का आकार कैसा होता है? उल्टे यू आकृति की होती है। कालोन भाग में सबसे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण होता है। देखिए बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। छोटी आंत का भोजन का अवशोषण करना और बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना होता है, ठीक। तो सबसे अधिक जल का अवशोषण किस भाग में होती है? कालोन भाग में होती है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मलाशय। अब देखिए यहाँ पर जो कालोन भाग होता है नीचे की तरफ किस भाग में खुलती है? मलाशय में। देखो जब यहाँ पर भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी आमाशय में जब भोजन डाइजेस्ट होता है तो आगे की तरफ बढ़ेगा छोटी आंत में, तो जो अच्छे पदार्थ रहेंगे छोटी आंत रसायन को अवशोषित कर लेती है और क्या होता है? पानी के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भेज देती है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में पानी के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ आगे की तरफ बढ़ते हैं और पानी यहाँ पे अवशोषित होती है बड़ी आंत में। उसके बाद जब मलाशय भाग में पहुंचता है तो मलाशय भाग में केवल मल होता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जल सभी कहाँ एकत्रित रहते हैं? अवशोषित होती है ये बड़ी आंत में, यानी कालोन भाग में अवशोषित हो जाती है। यहाँ पर मलाशय में मल इकट्ठा रहता है जो गुदा द्वार के माध्यम से समय समय पर इसको बाहर निष्कासित कर दी जाती है, ठीक। अब देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य तो कहेंगे भोजन का अवशोषण करना, और बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, गौड़ी, मध्यांत और शेषांत्र, और बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, सीकम, कालोन और रेक्टम या मलाशय कहते हैं, ठीक। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां क्या होता है। पाचक ग्रंथियां मतलब जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल को समझना और डिटेल बनाकर आपको समझेंगे। आप ये चित्र को बना लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाचक तंत्र, मानव के पाचक तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो आप इसको चित्र बना सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा इसको। और जो पीछे था इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी अगर आपके प्रश्न हो तो अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।